सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 में कमलेश्वर जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक कहानी जॉर्ज पंचम की नाक के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर। बच्चों, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी बच्चों प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? बच्चों, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी यह थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन सी वेशभूषा धारण करेंगी। उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उसकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल भी हो। दर्जी की परेशानी जरूरत से अधिक है। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना, चकाचौंध पैदा करना अनावश्यक है। परंतु बच्चों, यदि रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तो दर्जी बेचारा क्या करे? उसे तो रानी की शान और वातावरण के अनुकूल वेशभूषा तैयार करनी ही पड़ेगी। प्रश्न संख्या 3। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर। बच्चों, नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। प्रश्न संख्या 4। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। क इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर। बच्चों, इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। हर देश का फैशन अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की
वेशभूषा को देखकर चलता है। अतः मनोरंजन पत्रकारिता का चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को लेकर बातें करना स्वाभाविक है। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र के भीतरी पृष्ठों पर मनोरंजन परिशिष्ट के अंतर्गत ही स्थान मिलना चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पहली खबर बनाना आवश्यकता से अधिक महत्व देना है। इस प्रवृत्ति पर बच्चों रोक लगनी चाहिए। ख भाग, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? बच्चों, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीकों और फैशन के प्रति जागरूक करती है। बहुत से युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई से अधिक फैशन में रुचि लेने लगते हैं। वे काम की बातों से अधिक ध्यान ऊपरी दिखावे पर देने लगते हैं। प्रश्न संख्या 5। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर, बच्चों, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयास किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाईं। फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। प्रश्न संख्या 6। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? लिखिए। उत्तर, बच्चों, इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। प्रश्न संख्या 7। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर, बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेताओं और
बलिदानी बच्चों से छोटी थी। यह बताना लेखक का लक्ष्य था। भारत में आज़ादी लड़ने वाले बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम से भी अधिक था। गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल आदि नेता तो निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्माननीय थे। यह बताना ही लेखक का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 8। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर। बच्चों, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। प्रश्न संख्या 9। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? बच्चों, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था, परंतु अब भी भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। प्रश्न संख्या 10। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर। बच्चों, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताजा चित्र नहीं छप सका।